इंजीनियरिंग का नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज योर एयर पॉल्यूशन। ओके, सो अगर एयर पॉल्यूशन टॉपिक की बात करी जाए तो एयर पॉल्यूशन का सिलेबस बहुत सीमित नहीं है। कहने का मतलब कि एयर पॉल्यूशन का एरिया बहुत वास्ट है। अगर आप चाहो, आप देखोगे तो एयर पॉल्यूशन में अलग अलग कैटेगरी, आप बात करते हो आउटडोर एयर पॉल्यूशन की, आप बात करते हो इंडोर एयर पॉल्यूशन की, इसके अलावा बात करते हो कि आपके पास एटमॉस्फेयर किन किन चीजों से लेके मिलके बना है, आपके पास पॉल्यूशन कैसा हो रहा है, कौन कौन सा वहां पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, कौन कौन सा आपके लिए हैजार्डस साबित होता है, कौन कौन सा आपके पास में नॉन हैजार्डस साबित होता है। तो अगर बात करो एयर पॉल्यूशन की तो एक बहुत बड़ा टॉपिक यहां पर एक ये इसमें आता है। बट अगर बात करें आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो टेक्निकल पार्ट वहां पर इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। आप मेजरली यहां पर देखते हो उसके पॉल्टेंट के बारे में कि किस किस टाइप के पॉल्टेंट होते हैं, इनका आपके ऊपर इफेक्ट क्या होता है, इसके ऑलरेडी इफेक्ट ग्लोबली हम वहां पर एटमॉस्फेयर में क्या देख रहे हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और द लास्ट इंपॉर्टेंट दैट इज योर चिमनी, कि चिमनी से निकला हुआ धुआं आपके पास में किस शेप को वहां पर ले रहा होगा। बट एक रफ डिस्कशन ले लेते हैं, एक पहले इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं कि एयर पॉल्यूशन ने बेसिकली ये है क्या, आखिरकार ये आया कहां से, ये चीजें स्टार्ट हुई कहां से। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर बात करें आपके पास में, आप एटमॉस्फेयर की अगर बात करो तो एटमॉस्फेयर में आपके पास एटमॉस्फेयर की बात ना करके हम बात कर लेते हैं अर्थ की। तो अर्थ का आपके पास में जो भी सॉलिड पार्ट है आप उसको क्या बोल देते हो, आप उसको बोल देते हो दैट इज योर लिथोस्फेयर। आगे चलिए आपके पास में जो भी वाटर वाला कंटेंट है आप उसको बोल देते हो दैट इज योर हाइड्रोस्फेयर। आपके पास में ये हो गया वाटर वाला पार्ट, ये हो गया आपके पास में जमीन वाला पार्ट, और जो आपके पास में चारों तरफ एक एयर का कवर है इसको आप बोल देते हो यहां पर दैट इज योर एटमॉस्फेयर। ये तीन स्फीयर आ गए आपके पास में, एक आया लिथोस्फीयर, एक आया हाइड्रोस्फीयर और एक आया एटमॉस्फेयर। इन तीनों का वो कॉम्बिनेशन जहां पर लाइफ यहां पर एग्जिस्ट करती है आप उस वाले को बोल देते हो दैट इज योर बायोस्फीयर। तो इतनी कहानी थी आपके पास में कि एक आया हाइड्रोस्फीयर, एक आया लिथोस्फीयर, एक आया एटमॉस्फेयर, एक आया बायोस्फीयर। तो इन तीनों का वो कॉम्बिनेशन जिसमें आपके पास में लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, तो ये हो गया आपके पास है बायोस्फीयर। ओके, आप एक टर्म नाम दे देते हो, आप एक एनवायरनमेंट नाम दे देते हो। अगर बात करें उस एनवायरनमेंट की कैटेगरी को तोड़ने की तो आपके पास दो टाइप में आप एनवायरनमेंट को तोड़ते हो। एक तोड़ते हो आपके पास में दैट इज योर फिजिकल एनवायरनमेंट, और एक आपके पास में बोल देते हो दैट इज योर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आपने इसको बोल दिया दैट इज योर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है आपके पास में लैंड, वाटर और एयर, और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कौन कंसीडर हो जाते हैं हम। और सब कुछ मिला के जो पूरा का पूरा आप स्टडी करते हो आप इसको बोल देते हो इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को स्टडी करते हो आपके पास में किसमें, इकोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में आप इसको कवर कर लेते हो। तो एरिया बहुत बड़ा है आपके पास। एटमॉस्फेयर की बात करोगे तो रिलेट अल्टीमेटली सारी चीजें होती हैं। आप पॉल्यूशन की बात करते हो, जब आप पॉल्यूशन की बात करते हो तो पॉल्यूशन के लिए भी आपके पास में दो टर्म आ जाते हैं। एक आ जाता है आपके पास में दैट इज योर आउटडोर पॉल्यूशन, और एक आ जाता है आपके पास में इंडोर पॉल्यूशन। और ये बेसिकली आउटडोर और इंडोर आपके पास में किसके रिस्पेक्ट में होता है, एयर पॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में होता है, दैट इज आउटडोर एयर पॉल्यूशन एंड इंडोर एयर पॉल्यूशन। ये है आपके पास में दो, यहां पर कैटेगरी टूट गई। अब इनको पॉल्यूट करने वाले पॉल्यूटेंट अलग होंगे, उसको भी हम वहां पर देखेंगे। तो एक पहले जनरल आइडिया देखा हमने बोला एयर पॉल्यूशन की बात करें तो अभी यहां पर इसको रुकिए। टोटल मिला के अपने पास में 3 स्फीयर हैं। जिस स्फीयर से हमको इस टॉपिक में मतलब है वो है आपके पास में एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ का कवर होगा। ये आगे जाके आपके पास में अलग अलग लेयर से बना होता है। आप देखते हो वहां पर ट्रोपोस्फेयर, आप देखते हो वहां पर स्ट्रेटोस्फेयर, आप देखते हो मीजोस्फेयर, आप बोलते हो थर्मोस्फेयर, एक टर्म आता है आयनोस्फेयर, इज इट ओके, एक आता है एक्सोस्फेयर। तो जब हम वहां पर जाएंगे इसके वहां पर कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूट में जाएंगे तब हम वहां पर देख रहे होंगे कि आखिरकार एटमॉस्फेयर किन किन लेयर से मिलके बनता है। इज इट ओके। और आगे चलो, आउटडोर एयर पॉल्यूशन और इंडोर एयर अगर पॉल्यूशन की बात करो तो ये हमारे पास में बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न है। पहले जब डेवलपमेंट चल रहा था तब हमारे पास में इतना ज्यादा ये इंपैक्ट अभी देखने को नहीं मिला। ये पिछले कुछ डिकेड से
पिछले कुछ डिकेड से एयर पोल्यूशन यहां पर कंसिडरेशन में ज्यादा आया क्योंकि इसके इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ने लगे। और ये तो बहुत पहले से कहानी है कि जब तक आपको फर्क पड़ेगा नहीं तब तक आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं। अब फर्क पड़ रहा है तो उसके बारे में हम सोच रहे हैं। राइट नाउ आप देखते हो तो आपके पास में हजार चीजें एनवायरमेंट एक्टिविस्ट मिल जाएंगे आपको जो सच में काम कर रहे हैं। कई कई देश इसको लेके कंसर्न भी हैं, कई कई देशों में अभी भी इसके बारे में कुछ भी जागरूकता नाम की चीज कुछ भी नहीं है। इज इट ओके? और आगे चलते हैं, बात करें अगर आउटडोर एयर पोल्यूशन मतलब घर के बाहर का, इंडोर मतलब घर के अंदर का। और इस समय जो मेजर एक कंसर्न बना हुआ है वो आपके पास में इंडोर एयर पोल्यूशन बना हुआ है। अब इंडोर एयर पोल्यूशन कैसे प्रॉब्लम है इसके बारे में देखो कि जैसे किसी के घर आपके पास में नॉर्मली अगर मान लो कि वहां पर एक घर में ज्यादा लोग रह रहे हैं, सपोज करो इस कमरे में 5 लोग यहां पर रह रहे हैं, तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो घर के अंदर का एयर है, अगर यहां पर ये पूरा का पूरा आपने गेट दरवाजे खिड़की बंद करके रखा हुआ है तो अंदर के घर के अंदर का जो लेयर है वो ज्यादा पॉल्यूट हो जाता है आपके पास में कंपेयर टू आउटर वन। तो एक वेंटिलेशन नाम का वर्ड आपने सिविल इंजीनियरिंग में सुना हुआ है। आप बोलते हो कि घर का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, आप बोलते हो कि वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। क्यों? ताकि एयर का सर्कुलेशन बना रहे। एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा, इंडोर एयर पोल्यूशन कम होगा। तो दिमाग में आता है कि सर ये इंडोर एयर पोल्यूशन कैसे क्रिएट हो रहा होगा? तो इंडोर एयर पोल्यूशन कैसे, तो आप बोलो, आप देखते हो, मान लो कि घर छोटा है, किचन आपके पास लगा हुआ है, कुछ भी आपके पास वेंटिलेशन का नहीं है, घर में चूल्हा जलाते हो, अल्टीमेटली वो घर के अंदर ही रहने वाला है। इज इट ओके? तो अगर एग्जांपल और देखें, देखो अगर बेसिकली इंडोर एयर पोल्यूशन में जिन 5 फैक्टर की बात करी जाती है उन 5 फैक्टर की बात करें तो एक तो आता है आपके पास में ऑक्सीजन, एक तो आता है आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड, एक आता है आपके पास में टेम्परेचर, एक आता है आपके पास में दैट इज योर ह्यूमिडिटी, और एक आता है आपके पास में दैट इज योर ऑर्गेनिक मैटर। ये 5 टच पॉइंट की हम यहां पर इंडोर एयर पोल्यूशन में बात करते हैं। आपने सबसे पहला बोला क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब क्या है? अब देखो यहां पर ऑक्सीजन की अगर तुम बात करो तो ऑक्सीजन जो नॉर्मल एयर में आपके पास में ऑक्सीजन मौजूद होती है वो कितनी मौजूद होती है? 21%। अगर तुम फ्रेश एयर में नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट अब देखते हो तो आपके पास वहां फ्रेश एयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो कितना है? 21%। जबकि यहां पर जिस ऑक्सीजन को आप इनहेल करते हो, जिसको आप अपने सांस में लेते हो, उसमें आपके पास में कितनी होती है? 17%। पूरे के पूरे एयर का 21% तो कंज्यूम कर नहीं जाओगे, तो 17%। देखो यहां पर ऑक्सीजन पहले कम हो गया। अगर कमरे में 5 लोग मौजूद होंगे तो ऑक्सीजन का कंजप्शन और बढ़ेगा, और सांस तो सभी को ही लेगा, बिना बताए तो वो बता के तो लेगा नहीं, तो आपके पास में O2 का कंजप्शन और बढ़ा। कमरे में आपके पास में कहीं ना कहीं O2 का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इज इट ओके? दूसरी चीज देखो, एक तो पहले ये नुकसान कर रहा, दूसरा इंडोर एयर पोल्यूशन देखो CO2। आपके पास में सांस लेने के बाद में आप CO2 वहां पर छोड़ते हो, तो जो आपके पास में CO2 आप यहां पर छोड़ते हो तो एटमॉस्फेयर में तो इसका कंसंट्रेशन 0.04% है। अगर नॉर्मल एयर की बात करो तो वहां तो इसका 0.0% है, बट जो आप यहां पे ये जो आपके पास में सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हो, इसमें आपके पास में CO2 कंसंट्रेशन कितना होता है? 50% होता है। और CO2 कंसंट्रेशन ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं करके 0.04% से जब आप यहां पर इतना एक्सेल करते हो तो कहीं ना कहीं वो वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। और जब ये कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है तो जैसे ये 1% 2% पहुंचता है तो 2.5% से ऊपर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके साइड इफेक्ट आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। आपको हेडेक हो रहा होगा, स्ट्रेस होता है, घबराहट होती है, ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। CO2 हो गया एक इंडोर एयर पोल्यूशन का रीजन। तीसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो आप घर के अंदर बैठे हैं तो आपको एक टेम्परेचर महसूस होता है। टेम्परेचर क्योंकि सभी का बॉडी का एक टेम्परेचर होगा, धीरे धीरे वो उनकी जो एक्टिविटी है उसकी वजह से भी टेम्परेचर राइज कर रहा होगा। तो तीसरा टेम्परेचर एक मेन पॉइंट हुआ। फोर्थ वन ह्यूमिडिटी। आप वहां पर सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, कमरे के अंदर ही सारी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। फिफ्थ वन आपके पास में ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या? आप वहां पर सांस लेते हो, आपके पास में बोलते हो, आपके पास में नॉर्मल कुछ भी चीज रखी हुई है तो उससे ऑर्गेनिक मैटर वहां पर निकलता है। आपके पास में मान लो कि आपको छींक आ जाती है, वहां पर जो भी वाटर ड्रॉपलेट होती है वो बाहर जाती है, कहीं ना कहीं वो डिसीज कैरिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए आपके पास में वहां पर एक कंटेंट आपने डाला हुआ है दैट इज ऑर्गेनिक मैटर। तो इंडोर एयर पोल्यूशन के यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से भी वहां पर बहुत ज्यादा हार्म होता है। टोटल अगर तुम एयर पोल्यूशन की बात करो आपके पास में आउटडोर प्लस इंडोर, तो केवल और केवल एयर पोल्यूशन की वजह से अराउंड 5.89 नियर टू 6 लाख
6 लाख लोगों की मौत हर साल अपने देश में होती है। ग्लोबली बात करो तो 30 लाख आपके पास में टोटल ग्लोबली लोग वहां पर इस एयर पोल्यूशन की वजह से यहां पर आपके पास में उनकी डेथ हो जाती है। तो बात इतनी सी है कि इस एयर पोल्यूशन को मेंटेन करना है, और जब इस एयर पोल्यूशन को मेंटेन करना है तो आपके पास में यहां पर टर्म आ जाता है दैट इज योर वेंटिलेशन। सो ये वेंटिलेशन आपको आपके घर में मेंटेन करना होता है, तो आजकल लोग यहां पर इस हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो चलो ये तो बात हो गई किसकी, इंडोर एयर पोल्यूशन की। आउटडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो देखो, आउटडोर एयर पोल्यूशन की अगर बात करी जाए तो इसके एग्जांपल आपको हिस्ट्री में बहुत मिलते हैं। ये शुरुआत में कंसर्न नहीं था, बट जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, आपके पास में जैसे जैसे आप फॉरेस्ट को हटाते गए, डिफॉरेस्टेशन करते गए, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ता गया, शहरों का विकास जैसे जैसे बढ़ता गया, आपने जंगल खत्म किए, कहीं ना कहीं O2 जो वहां पर बना रहा था, जो पॉलिटिव जो आपके पास में प्योरीफाई करने का काम कर रहा था, आपने उसको हटाया, उसकी जगह इंडस्ट्री लगाया जो उसको और पॉल्यूट करता गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपके पास में आउटडोर एयर पोल्यूशन बढ़ता गया। और आउटडोर एयर पोल्यूशन की बात करें तो कई मेजर घटनाएं आपके पास में, कई मेजर इंसिडेंट हिस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक बहुत फेमस है आपके पास में, दैट इज योर लंदन स्मॉग। लंदन स्मॉग का एक इंसिडेंट आपके पास है, बहुत ज्यादा यहां पर फेमस है, और ये 5 दिन का इंसिडेंट हुआ था, 5 डे का इंसिडेंट हुआ था आपके पास में, दिसंबर की घटना है और 1952 की है आपके पास में इंसिडेंट। हुआ यह था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके पीक पॉइंट पर था तो लंदन सिटी के ऊपर एक पूरा का पूरा वहां पर स्मॉग जम गया था। लंदन स्मॉग बोलते हैं। स्मॉग क्या होता है, दैट इज स्मोक प्लस फॉग। इंडस्ट्री से निकला हुआ धुआं, चिमनी से निकला हुआ धुआं जब एयर आपके पास एयर में जाता है तो वहां पर मौजूद ड्रॉपलेट से उसने रिएक्ट किया और उनके साथ मिलकर स्मॉग बनाया। तो वो 4 से 5 दिन में जो लंदन के ऊपर आपके पास में, लंदन सिटी के ऊपर एकदम से वो स्मॉग इकट्ठा हुआ, उस स्मॉग के इकट्ठा होने की वजह से इंस्टेंट 4000 लोगों की डेथ हो गई थी वहां पर, और ये वहां पर कहलाता है आपके पास में लंदन स्मॉग। एक और आपके पास में इसका एग्जांपल, लंदन स्मॉग इसलिए क्योंकि कई बार वहां पर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एक आपके पास में आता है यहां पर जो हमारे ये मध्य प्रदेश के भोपाल यहां पर हुआ था, इसको आप बोलते हो दैट इज योर भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो एक आपके पास में यहां पर 1984 की ये इंसिडेंट आता है, दैट इज योर भोपाल गैस ट्रेजेडी। इनकी वजह से हुआ इफेक्ट, जो भोपाल यहां पर गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसकी वजह से हुआ आपके पास में इंपैक्ट आज तक उस एरिया में दिखाई देता है। आज तक वहां पर जो वनस्पति है, जो वहां पर जो आपके पास में लाइफ है, प्लांट वगैरह, वो उस एरिया में नहीं होते। साथ में उसका इंपैक्ट जिन लोगों पर पड़ा था, उनके वहां पर जेनेटिक वहां पर बीमारियां उनको चालू हुई, जो आज तक वहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ इंसिडेंट है, एक आपके पास में लंदन स्मॉग है, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी है। अब ऐसा नहीं कि एयर पोल्यूशन का सिर्फ ऐसा ही कुछ इफेक्ट है, एक्वेटिक बोल दिया, आपके पास में प्लांट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह पे भी इफेक्ट पड़ता है। जब ये लंदन स्मॉग का इंसिडेंट हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि नॉर्मली आपके पास में कोल ब्लैक कलर का जनरेट होता है। तो होता क्या है इसमें कि जैसे जो भी प्लांट वगैरह होते थे, इनके ऊपर आपके पास में ऑलमोस्ट कैसा कलर चढ़ गया, आपके ऊपर ब्लैक कलर चढ़ गया। तो जो भी इंसेक्ट यहां पर ब्लैक के अलावा दूसरे कलर के थे, वो आपके पास में ब्लैक कलर के ऊपर जब बैठते थे तो वो डायरेक्टली विजिबल हो जाते थे। किसको? बर्ड्स वगैरह को, जो उनको वहां पर खाती थी। तो जब यहां पर ये लंदन स्मॉग जैसी घटना हुई, एयर पोल्यूशन इतना बढ़ा कि ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का वहां पर कवर सभी प्लांट वगैरह के ऊपर चढ़ा, तो जो भी वहां पर जो आपके पास में इंसेक्ट थे जो ब्लैक कलर के नहीं थे, तो ब्लैक कलर को छोड़ के जितने भी अदर कलर के वहां पर थे आपके पास में इंसेक्ट, सभी का एक्सटेंशन चालू हो गया, क्योंकि वहां पर वो एकदम से पॉइंट आउट होने लगे बर्ड वगैरह। तो एक बैलेंस बना होना जरूरी है। आपके पास में बर्ड उसको कंज्यूम करेगी, बिल्कुल करेगी वहां पर, बट एक बैलेंस बना होता है। अगर डायरेक्टली बिल्कुल एक तरफा वहां पर अगर एक्सटेंशन चालू हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के चांस वहां पर होते हैं। तो इस तरीके से इफेक्ट केवल एक चीज पर नहीं पड़ता, इफेक्ट सभी पर पड़ता है। तो अभी राइट नाउ क्या होने लगा है कि हमारे पास में एयर वगैरह में पॉल्यूशन बढ़ने से हमको प्रॉब्लम होती है, हमको वहां पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आप रिसेंट वहां पर एग्जांपल देखते हो, हर बार जब भी अभी विंटर का सीजन आने वाला है, विंटर के सीजन आएगा, दिल्ली में आपके पास में अलर्ट चालू हो जाएंगे, चाइना में आपके पास बीजिंग वगैरह में अलर्ट चालू हो जाएंगे। जितनी ज्यादा बड़ी सिटी है सभी में अलर्ट चालू हो जाते हैं कि 4 से 5 दिन के लिए टोटल क्लोज कर देते हैं। क्यों? पॉल्यूटेंट इतने बढ़ जाते हैं, पॉल्यूटेंट बढ़ जाते हैं, फॉग आ जाता है, पॉल्यूटेंट हमारी इस लोकेलिटी में ही जम जाता है, हमें सांस लेने में आता है, तो प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट होती है। तो इस तरीके से ये आपके पास में कुछ घटनाएं हैं एयर पॉल्यूशन की। अब बात करें, अगर आगे चले आपके पास में, तो आगे हम जाते हैं एयर पॉल्यूशन में, और अगर यहां पर टॉपिक में इंटर करें तो एक आपके पास में यहां पर आएगा क्या, दैट इज योर एयर पॉल्यूटेंट आएगा कि एयर पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं।
दूसरा हम देखेंगे कि आपके पास में ये एयर पॉल्यूटेंट्स का इफेक्ट क्या है वहां पर, तो हम वहां पर कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, हम वहां पर उसका इफेक्ट देख रहे होंगे। उसके आगे जाएंगे तो इनको क्या हम कुछ तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम वहां पर उसके कंट्रोलिंग देख रहे होंगे। अलग अलग गैसेस का, अलग अलग एयर पॉल्यूशन का आपके बॉडी के ऊपर और यहाँ पर एटमॉस्फेयर के ऊपर, आपके ऊपर प्लांट वगैरह के ऊपर इंपैक्ट देख रहे होंगे। इसके अलावा आपके पास में लैप्स रेट एक टर्म आता है, दैट इज योर चिमनी से निकलने वाला धुआं, जो आपके पास में स्टैक से जो भी वहां पर धुआं निकलेगा वो वहां पर किस पाथ को फॉलो करेगा, क्या वहां पर डिजाइन वहां पर वो बना रहा होगा, क्या उसका प्लूम बिहेवियर होगा, हम वहां पर उसके बारे में देखेंगे और कुछ और माइनर टॉपिक होंगे तो वहां पर उसको इंक्लूड करते हुए जाएंगे। इज इट ओके? तो अब यहां पर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्या, बेसिकली हम यहां पर बात करते हैं आपके पास में दैट इज योर एयर पॉल्यूटेंट के बारे में, और बात यहां पर स्टार्ट होती है किसकी, एयर पॉल्यूटेंट के बारे में, एयर पॉल्यूटेंट। इज इट ओके? एयर पॉल्यूटेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि एयर पॉल्यूशन क्या है एग्जैक्टली। तो आप एयर पॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या बोलते हो कि आपके पास में कोई भी ऐसा मैटर जो कि आउटडोर एटमॉस्फेयर में मौजूद हो और वहां पर या तो वो आपके पास में प्लांट, या तो आपके पास में ह्यूमन बीइंग, या तो वहां पर एनिमल लाइफ, या तो वहां पर प्रॉपर्टी, आपके पास में इनमें से किसी को भी अगर वहां पर वो डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है, आपके पास में किसी भी तरीके से आपके कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को वहां पर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है या इंटरप्ट करता है, तो आप उसको बोलते हो कि दैट इज, वो आपके पास में एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है या एयर पॉल्यूटेंट आप उसको नाम दे देते हो। तो अब बात करें एयर पॉल्यूटेंट को, तो एयर पॉल्यूटेंट के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। एग्जांपल बात करो तो आपके पास में कुछ नेचुरली भी हैं, आप बोलते हो वोल्केनिक इरप्शन हो गया, आपके पास में आंधी वगैरह तूफान वगैरह हो गया, तो एक तो ये हुआ। अगर तुम यहां पर मैनमेड की बात करो तो इंडस्ट्रीज से निकला हुआ धुआं हो गया, आपके गाड़ी से निकला हुआ धुआं हो गया, चूल्हे से निकला हुआ धुआं हो गया, इसके अलावा भी अलग गैसेस वगैरह अलग है। तो पूरे के पूरे एयर पॉल्यूटेंट को आप दो टाइप से कैटेगरी में तोड़ते हो। एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन आपको बता देते हैं, एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है आपके पास में जिसमें आप इसको यहां पर तोड़ते हो। सबसे पहला अगर मैं यहां पर किसकी बात कर रहा हूं, एयर पॉल्यूटेंट की, तो सबसे पहला आपके पास में आता है दैट इज योर नेचुरल कंटामिनेंट। आपने एक कैटेगरी तोड़ दिया यहां पर, दैट इज योर नेचुरल कंटामिनेंट्स, और दूसरा कैटेगरी आप यहां पर बोल देते हो दैट इज योर एरोसॉल्स। और एरोसॉल्स में मेनली आप बात कर रहे होते हो किसकी, पार्टिकुलेट मैटर की। और तीसरा आपने यहां पर बोल दिया दैट इज योर गैसेस एंड वेपर्स। आपने तीसरा कैटेगरी तोड़ दिया गैसेस एंड वेपर्स का बोल के। तो एक तो आप डिवाइड कर देते हो एयर पॉल्यूटेंट को यहां पर इन तीन में। इसके अलावा भी आपके पास में एयर पॉल्यूटेंट को आप दो कैटेगरी में अलग से तोड़ते हो। आप बोल देते हो कि एक होता है आपके पास में दैट इज योर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, और एक होता है आपके पास में दैट इज योर सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो कुछ इस हिसाब से हमारे पास में यहां पर कहानियां हैं। आगे बात करते हैं आपके पास में नेचुरल कंटामिनेंट। अब नेचुरल कंटामिनेंट समझ लें तो नेचुरली जो भी चीज आ जाए, नेचुरली जो भी चीज आ जाए, कहने का मतलब आपके पास में देखो, एक तो आ जाता है आपके पास में क्या, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वो आपके पास में नेचुरल में आ गया। दूसरे में आपके पास में क्या आ जाता है आपके पास में यहाँ पर पोलन ग्रेन्स आ जाता है, आप इसको बोल देते हो दैट इज योर पोलन ग्रेन्स वगैरह। ये कहां पर आ गया, नेचुरल कंटामिनेंट में। अभी एरोसॉल की बात करो तो एरोसॉल के बारे में बात करें आपके पास में तो इसमें आ जाता है आपके पास में दैट इज योर डस्ट, दैट इज योर फ्यूम, दैट इज योर फॉग, आपके पास में एक आ जाता है मिस्ट। ये सब किस में आ गया आपके पास में, दैट इज योर एरोसॉल्स में आ गया, पार्टिकुलेट मैटर में। गैसेस एंड वेपर्स में आप बोलो तो सल्फर के ऑक्साइड हो गए, ऑक्सीजन के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, हेलोजन कंपाउंड हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। तो इस तरीके से आप कैटेगराइज कर देते हो, नेचुरल कंटामिनेंट बोल दिया, एरोसॉल बोल दिया, गैसेस एंड वेपर्स बोल दिया। इज इट ओके? प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूशन को अलग डेफिनेशन आपके पास में देखोगे, इन तीन का जिक्र करने के बाद वापस इनका जिक्र करेंगे तो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट होगा, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी एक पॉल्यूटेंट आया तो वो एनवायरनमेंट में जाके कुछ और नहीं डायरेक्टली एयर पॉल्यूशन दे देगा। कभी कभी आपके पास में वो डायरेक्टली जाके वहां पर एयर पॉल्यूशन दे देगा, कभी कभी क्या होगा कि वो वहां पर एटमॉस्फेयर में जाएगा, उस एटमॉस्फेयर में जो भी चीज मौजूद होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, आपके पास में वाटर कंटेंट, उससे वहां पर रिएक्ट करके हो सकता है कोई एक नया एयर पॉल्यूटेंट बना ले। और कोई जब एक नया एयर पॉल्यूटेंट बनाएगा तो आप उसको बोल देते हो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट।
यहीं पर जब वो आपके पास में एनवायरनमेंट में शुरुआत में गया था और तब उसने वहां पर उसको पॉल्यूट किया होता तो आप उसको क्या बोल देते, दैट इज योर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो वो कैटेगरी अलग है, उसको हम अलग तोड़ेंगे, इसको हम यहां पर अलग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट आपके पास में दोनों भी है, दोनों हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो नेचुरल कंटामिनेंट तो आप समझते हैं, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना। गैसेस एंड वेपर्स के बारे में आप प्राइमरी सेकेंड में कवर कर लोगे। यहां पर जो आता है आपके पास में वो क्या आता है, वो आता है आपके पास में दैट इज योर एरोसॉल। तो आपके पास में यहां पर टॉपिक एक यहां पर स्टार्ट होता है दैट इज योर एरोसॉल्स। एरोसॉल की बात करें यहां पर तो आपके पास में डस्ट है, मिस्ट है, फ्यूम है, फॉग है, कुछ इतनी चीजें आपके पास में यहां पर आती हैं। सबसे पहले मतलब जानते हैं इस एरोसॉल वर्ड का। तो एरोसॉल में बेसिकली हम बात क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलेट मैटर। और अगर तुमको पार्टिकुलेट मैटर नहीं समझ में आता है ना, तो तुम इस पार्टिकुलेट मैटर को एक काम करो कि पार्टिकल से रिलेट कर दो, कि जो भी फाइन पार्टिकल आपको मिलेंगे आप उसको पार्टिकुलेट अभी बोलोगे। ओके, टर्म आता है एरोसॉल। और अगर एरोसॉल टर्म की बात करें, अब हम जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, एरोसॉल टॉपिक है हमारा। इस एरोसॉल टॉपिक की अगर हम बात करें तो एरोसॉल में आप हर एक उस पार्टिकल को कंसीडर करते हो जो कि एनवायरनमेंट में आपके पास में सस्पेंशन में होता है। आपने बोला कि आंधी चली, आंधी चली तो पार्टिकल उड़ा एयर में आया, आपने उसको बोल दिया आपके पास में क्या है, वो एरोसॉल है। बट जैसे ही वो पार्टिकल जमीन को जाके टच कर गया, अरे भाई आंधी आती है तो जाती भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि एक बार आ गई तो चली, बस आंधी चली रही है, बिल्कुल 10 साल तक आंधी चल रही है, ऐसा तो होता नहीं है। आपके पास में कोई भी आपके पास में आंधी आई, कोई भी आपके पास में तेज हवा की लहर आई, पार्टिकल क्या आ गया, सस्पेंशन में आ गया। जब ये सस्पेंशन में है, जो भी पार्टिकल सस्पेंशन में है, तुम उसको नाम दे देते हो दैट इज योर एरोसॉल। और यहीं पर बात करते हैं आपके पास में कि जैसे ही आपके पास में सेटल कर जाता तो उसके लिए आप एरोसॉल वर्ड को यूज नहीं करते। कहने का मतलब ये एरोसॉल आपके पास में फिनोमिना के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर मान लो कि मैं हवा में चला जाऊं और हवा को पॉल्यूट कर दूं तो आपके पास आप मुझे क्या बोल दोगे, एरोसॉल। बट जैसे ही मैं जमीन पर आऊंगा वहां पर फिर मैं वहां पर एरोसॉल की कैटेगरी में नहीं रहूंगा। कहने का मतलब एरोसॉल केवल और केवल तब तक वैलिड है जब तक कि वो पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर थिंग आपके पास में एयर में सस्पेंशन में मौजूद है। अगर ये सस्पेंशन में नहीं है तो एरोसॉल आप उसको नहीं बोलोगे। इज इट ओके? अब एरोसॉल को अलग अलग कैटेगरी में वहां पर डिवाइड किया गया है और एक एक करके हम सारी की सारी चीजें वहां पर देख लेते हैं कि किसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? एरोसॉल में आपके पास में सबसे पहला यहां पर आता है दैट इज योर डस्ट। आपने क्या बोला, डस्ट की बात करें। सो डस्ट आपके पास में, अगर डस्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पहला कि ये आपके पास में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों यहां पर डस्ट हो सकता है, पहली चीज। दूसरा कि आपके पास में डस्ट यहां पर मिलेगी कैसे, आपके पास बहुत सारे एक्शन है, या तो क्रशिंग हो रहा होगा या तो आपके पास में ग्राइंडिंग हो रहा होगा। तो आपके पास में यहां पर कई सारे प्रोसेस हैं जिनसे वहां पर डस्ट वहां पर डेवलप होती है। अगर तुम पर्टिकुलर डस्ट की बात करो तो डस्ट धूल को बोल रहे हो, धूल ऑटोमेटिकली डस्ट पार्टिकल आपके पास में यहां पर जमीन पे जाके बैठ जाते हैं एक टाइम के बाद में। तो जनरली आपके पास में ग्रेटर देन 20, आपके पास 20 माइक्रोन बात करें तो वो सेटल हो जाते हैं। बट अगर पार्टिकल का साइज 5 माइक्रोन और लेस है तो वो वहां पर आपके पास में स्टिल सस्पेंशन में वहां पर रहता है, वो जनरली आपके पास में यहां पर जमीन पर जाके नहीं सेटल हो पाता। इज इट ओके? और आगे अगर बात करें डस्ट के यहां पर पार्टिकल साइज की, तो डस्ट का पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन से लेके 1000 माइक्रोन तक यहां पर आपके पास वेरी करता है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है। आपके पास क्रशिंग, ग्राइंडिंग, वेरियस एक्शन है जिससे डस्ट वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है। 5 माइक्रोन या उससे कम का साइज है तो वो जनरली सेटल नहीं होगा, सस्पेंशन में रहेगा। और पार्टिकल साइज आप किसी भी चीज को डस्ट तब बोलोगे जब वहां पर उसका साइज 1 माइक्रोन से 1000 माइक्रोन के बीच वहां पर होगा। इज इट ओके? सेकेंड देखो, सेकेंड एक आता है आपके पास में दैट इज योर स्मोक। स्मोक के बारे में और देख लीजिए, बहुत छोटे से पॉइंट हैं। स्मोक की बात करें आपके पास में तो जनरली आपके पास में स्मोक जो आपके पास रिजल्ट होता है ये आपके पास में होता है इनकम्प्लीट कंबस्टन का रिजल्ट होता है। क्या? स्मोक।
स्मोक के पार्टिकल साइज की बात करो तो ये होता है 0.5 माइक्रोन से लेके 1 माइक्रोन। और स्मोक आपके पास डेवलप कहां से होता है? वेरियस रीजन है, इंडस्ट्रीज से होता है आपके पास में, कई आपके घर पे भी स्मोक, घर में भी चूल्हा वगैरह यूज करते हैं तो वहां से भी स्मोक वगैरह जनरेट होता है। तो दो चीजें हुई हमारे पास में एरोसॉल में, एक हुई आपके पास में डस्ट, एक हुई आपके पास में स्मोक। और अब इसके आगे चलते हैं हम।